डियर स्टूडेंट, बीए द्वितीय वर्ष में सेकंड पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत हम भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले के लेक्चर्स में भारत में भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया, उसके निवास क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। आज हम जिस जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वह है नागा जनजाति। नागा जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की मुख्य जनजाति है, यानी इसका जो निवास स्थान है वो उत्तरी पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हैं, उनमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नागा जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में। जैसा कि नागा जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत में रहती है, इसका प्रमुख निवास क्षेत्र है नागालैंड। नागालैंड के अतिरिक्त ये अन्य क्षेत्रों में भी निवास करती है। नागालैंड जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से एक पहाड़ी क्षेत्र है, और जो नागालैंड क्षेत्र है इसमें पटकोई की पहाड़ी हैं। पटकोई की पहाड़ियों में मणिपुर और मिजोरम के जो पठारी भाग हैं, इसके अलावा असम और जो अरुणाचल प्रदेश हैं, उनमें सभी क्षेत्रों में नागा जनजाति निवास करती है। नागा जनजाति के कई अन्य उपवर्ग भी हैं जो इसी उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर ब्रह्म की अरकान पहाड़ियों तक विस्तृत नाग पहाड़ियाँ हैं। उनके दक्षिण में कुकी, लुशाई, लाखेर और चिन, ये चार जनजातियाँ प्रमुख रूप से रहती हैं जो नागा जनजाति की उपवर्ग हैं। इसके अलावा जो सुबनसिरी नदी है उसके पश्चिम में आका, अरुणाचल में दफला, मिरी और लपातई, और दिहोंग घाटी में गलोंग, मिनयोग, पासी, पद्मा और पंगी, ये सभी नागा जनजाति के उपवर्ग हैं जो मुख्य रूप से निवास करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, जो नागा जनजाति है वो मेनली उत्तरी पूर्वी भारत और उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड आदि इन सभी क्षेत्रों में निवास करती है। इन क्षेत्रों के बाद में सेकंड हम बात करते हैं इस क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं के बारे में, यानी कि जो नागा जनजाति का निवास क्षेत्र है वहाँ किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि हमने बात करी कि ये पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में पर्वतीय विस्तार अधिक देखने को मिलता है। जो नागा पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है सारामती, और सारामती की ऊंचाई है 3826 मीटर। इसके अलावा अन्य ऊंची पहाड़ियाँ भी हैं, पर्वत भी हैं जिनकी ऊंचाई है 3000 मीटर। पश्चिम की ओर जो कोहिमा है, यानी कि जो इस नागालैंड राज्य की राजधानी है, वहाँ पे कोहिमा की पहाड़ियाँ स्थित हैं जिनकी सबसे ऊंची चोटी है जपबो। इसकी ऊंचाई है 2995 मीटर। यह जो क्षेत्र है इसमें मैदानी क्षेत्र का अभाव मिलता है, या तो यहाँ घाटियाँ मिलती हैं या फिर पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, यानी समतल मैदानी क्षेत्र इस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। यहाँ जो घाटियाँ मिलती हैं वो घाटियाँ भी बहुत ज़्यादा गहरी हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतों की ऊंचाई अधिक है, तो उनके आसपास जो घाटियाँ हैं वो भी काफ़ी गहरी बनी हुई हैं। इसीलिए यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं वो नदियाँ बहुत ज़्यादा वेग के साथ बहती हैं। इस क्षेत्र की अगर हम जलवायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर जो है वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ की मुख्य फसल, मुख्य उपज है चावल, क्योंकि वर्षा अच्छी होती है तो इसीलिए यहाँ जाहिर सी बात है कि चावल भी अच्छा होता है, क्योंकि चावल को अधिक पानी चाहिए होता है। इसके अलावा यहाँ पे बांस, बेत, इमारती लकड़ी के जंगल जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं, बहुत घने जंगल होते हैं। यातायात की दृष्टि से ये दुर्गम वन प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है, जंगलों का विस्तार है, तो आने जाने के लिए जो मार्ग होने चाहिए वो प्रॉपर डेवलप नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जीव जंतु, हिंसक जीव जंतु जैसे शेर वगैरह और विषैले कीड़े मकोड़े भी काफ़ी संख्या में रहते हैं। तो यहाँ ऐसे बात की जाए भौगोलिक वातावरण की, तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो जीवन है वो पहाड़ी जीवन है, और विषम परिस्थितियाँ हैं, और विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ जो हैं वो यहाँ देखने को मिलती हैं। भौगोलिक दशाओं के बाद हम बात करते हैं नागा जनजाति के उद्भव के बारे में, यानी नागा जनजाति का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं।
जैसे कि कुछ विद्वान जो है वो ये मानते हैं कि जो नागा शब्द है वो इसीलिए नागा पड़ा है क्योंकि ये लोग नंगे रहते हैं, यानी कम वस्त्र पहनते हैं, तो उससे जो है वो इनका नाम नागा पड़ गया। दूसरा वर्ग ये मानता है कि नागा शब्द को लोगों ने नाग से जोड़ दिया। नाग का मतलब है सांप से। ये लोग सांप को पूजते हैं, तो इसीलिए कुछ लोगों ने ये माना कि इनको नागा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नाग को पूजते हैं। इसके बाद कुछ विद्वान ये मानते हैं कि संस्कृत में नग शब्द है उससे नागा शब्द बना है, और नग का अर्थ होता है पर्वत, यानी ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये जनजाति पर्वतों में निवास करती है, इसलिए इस जनजाति का नाम नागा जनजाति पड़ा। इसके बाद में बीएस गुहा महोदय हैं जिन्होंने भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया है। तो बीएस गुहा महोदय ने भी नागा समूह जो है उन्हें 5 प्रमुख वर्गों में रखा है। सबसे पहला है उत्तर में रंगपण और कौंदक, दूसरा है पश्चिम में रेगमा, सेमा और अंगामीक, तीसरा है मध्य में आओ, लोहता, फीम, चग, संथम और इमिस्तु सुंगर। इसके बाद में दक्षिण में कचा और काबुई, और लास्ट जो 5वां है वो है पूर्वी क्षेत्रों में तंखल और कन्या केहू। बीएस गुहा ने ये 5 इसके वर्ग बताए हैं जो कि नागा जनजाति के प्रमुख समूह हैं और प्रमुख रूप से नागा जनजाति के क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं नागा जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में। जब हम इसकी अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो जब ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में है तो मुख्य रूप से इनका जो व्यवसाय है वो है एक तो कृषि करना, पशुपालन और आखेट। जहाँ पर भी अगर इन्हें सुविधाएं प्राप्त होती हैं वहाँ पर जो नागा जनजाति के लोग हैं वो अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर कुटीर उद्योग भी स्थापित कर लेते हैं। लेकिन इनकी जो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं वो है आखेट अर्थात शिकार करना, मछली पालना और कृषि कार्य करना। तो ये इनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आखेट के बारे में, शिकार के बारे में। नागा जनजाति जो है वो शिकार में काफ़ी प्रवीण यानी कुशल होती है। पहाड़ी और मैदानी नागा अलग अलग विधियों का प्रयोग करके शिकार करते हैं। जंगलों से जानवरों को खदेड़कर नदियों के जो खादर होते हैं उनमें ला करके भालों से ये मारते हैं। ये जनजाति जो है शिकार में मुख्य रूप से तीर कमान, भाला और दाव, इन 3 हथियारों का प्रयोग करती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका हथियार है यानी सर्वप्रिय जिसका ये प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं वो है दाव। इसके अलावा शिकार के साथ साथ ये जो दाव है वो अन्य कार्यों में भी यूज़ में आता है। दाव होता है फरसे के समान, फरसे जैसा होता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो मारम नागा जाति है इसमें वो तीरों पर विष लगाते हैं यानी जहर लगाते हैं और उसके द्वारा अपना शिकार करते हैं। इनके आखेट के यानी शिकार करने के जितने भी नियम होते हैं उनका पालन ये बहुत ही कठोरता से करते हैं, यानी जो नियम इन्होंने बना रखे हैं उन नियमों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतते हैं। इसके अलावा जैसे अगर जब ये कृषि करते हैं, ये जैसे इन्होंने नियम बना रखा है कि जिस समय ये कृषि करेंगे कृषि के समय में ये शिकार नहीं करते हैं। यदि किसी अन्य गांव की सीमा में शिकार करते हैं तो अन्य लोग भी इसका हिस्सेदार बनते हैं, यानी ये अकेले उस शिकार को अपना शिकार नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से ये इनकी शिकार की प्रक्रिया है जिसमें ये कई नियम और कायदे कानूनों का पालन करते हैं। शिकार के बाद बात आती है कृषि कार्य की। कृषि का काम भी करते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो। इनके द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है। इसके अलावा ये करते हैं स्थानांतरित कृषि जिसे झूमिंग बोलते हैं उत्तरी पूर्वी भारत में। इस कृषि में क्या होता है, ये जंगलों को काट करके और साफ करके भूमि पर एक स्थान पर 2 या 3 वर्षों तक कृषि करते हैं और बाद में लंबे समय तक उस भूमि को पड़ती छोड़ देते हैं, यानी उस पर किसी तरह की कृषि नहीं करते। इस बीच में इस क्षेत्र में दोबारा से झाड़ियाँ पनपने लगती हैं, फिर उनको साफ कर देते हैं और साफ करके दोबारा से कृषि कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जब ये सीढ़ीदार खेत बनाते हैं तो उसको बनाने से जो भूमि का अपरदन होता है यानी मिट्टी का जो कटाव होता है वो नहीं होता, वो कटाव रुक जाता है। जब ये कृषि कार्य करते हैं तो फसलों की सिंचाई के लिए तालाब और नहरों का प्रयोग करते हैं। कृषि उत्पादन की दृष्टि से जो नागा जनजाति है वो स्वावलंबी नहीं है। बाग भी लगाते हैं ये लोग। बागों में ये संतरा, सेब, नाशपाती और चाय का उत्पादन मुख्य रूप से करते हैं। अगर इनकी मुख्य फसल की बात करें
तो इनकी मुख्य फसल है पहाड़ी धान, जो चावल होता है पहाड़ी, उसको उगाते हैं ये। चाय की झाड़ियाँ जंगली रूपों में मिलती हैं, और इसके अलावा ये कुछ कपास का उत्पादन भी करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनके द्वारा कृषि कार्य जो है वो स्थानांतरित कृषि के रूप में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर किया जाता है, और मेनली जो खाद्यान्न फसलें हैं या फल हैं उनका ये उत्पादन करते हैं। कृषि कार्य के बाद इनकी अर्थव्यवस्था में जो तीसरा प्रमुख कार्य आता है वो आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब होता है घर के सदस्य मिलकर जब कोई उद्योग धंधे की स्थापना करते हैं या कोई उद्योग करते हैं तो उसे हम कुटीर उद्योग के अंतर्गत शामिल करते हैं। इनका जो मुख्य कुटीर उद्योग है वो है धागों द्वारा कपड़ा बुनना। ये कपड़े बुनने का काम करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, दो स्त्रियां हैं जो कपड़ा बुनने का कार्य कर रही हैं। कपड़ा बुनने के लिए ये लोग छोटे छोटे करघों का इस्तेमाल करते हैं और मुख्य रूप से ये मोटा कपड़ा बनाते हैं। यह धंधा सभी नागाओं में प्रचलित नहीं है, यानी कपड़े बनाने का काम सभी नागाओं द्वारा नहीं किया जाता। केवल 2 ही उपवर्ग हैं जिनके द्वारा ये काम मुख्य रूप से होता है। नागा जनजाति में जो श्रम विभाजन है उसका भी कठोरता से पालन होता है, यानी किस तरीके से काम करना है, कौन कितना काम करेगा, ये इनके बीच में डिसाइड किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग कपास ही उगाते हैं, कुछ लोग सूत काटते हैं और कुछ कपड़ा बुनते हैं, यानी इन्होंने काम बांट दिया है। जो कपड़ा बुनने का काम करेंगे वो कपड़ा ही बुनेंगे, जो कपास उगाएंगे वो कपास ही उगाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं। चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाने का काम भी किया जाता है। इसके अलावा इनमें लोहार जो होते हैं उन लोहारों को बड़े ही आदर भाव के साथ में देखा जाता है। ये जो लोहार होते हैं इनका निवास हर नागा के गांव में मिलता है और ये कृषि के लिए अपने औजार भी बनाते हैं। तो इस तरीके से इनके द्वारा ये जो अपनी अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य है वो मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा इनकी अर्थव्यवस्था में मछली पकड़ना भी सम्मिलित है। मछली पकड़ने का जो काम है ये तालाबों और नदियों में करते हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी भाग हैं उनके स्थित नीचे जो तालाब हैं उनमें जाल, टोकरों और भालों की सहायता से ये मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये जो जनजाति है ये खाद्यान्न फसलें भी उगाती है, अपना जो है वो अर्थव्यवस्था यानी कृषि कार्य, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि के माध्यम से अपना जीवन यापन करती है। तो इस तरीके से हमने नागा जनजाति के निवास क्षेत्र, भौगोलिक परिवेश, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करी। अब अन्य में बिंदुओं पर चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे।